Hello, good morning, students. How are you? Today we are studying our next topic of chapter An Empire Across the Three Continents. The topic name is Controlling Workers. As we have seen that our this Roman Empire was in the three continents, in the Europe, in Africa, and in Asia. So there was a large number of economic activities taking place in the Roman Empire, and for that economic activities they needed the workers. ठीक है. So वर्कर्स की ज़रूरत उन्हें पड़ती थी. अब वर्कर्स को कंट्रोल कैसे करते थे, क्या सिस्टम था वर्कर्स का, उनके बारे में क्या उनकी थिंकिंग थी. ठीक है. वर्कर्स ज़रूरी थे, कहाँ से आते थे, जो भी है उनके बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है. स्लेवरी, एक वर्ड आता है स्लेव्स. ठीक है. स्लेव्स अपन बात करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं. स्लेव्स हो गया दास, स्लेवरी हो गया दास प्रथा. ठीक है. दास प्रथा, स्लेवरी इट वाज डीपली रूटेड इन द रोमन वर्ल्ड. जो रोमन वर्ल्ड था या रोमन एम्पायर था उसके अंदर बहुत ही अंदरूनी तरीके से ये घुसी हुई थी. इसको अपन आज क्या बोल रहे हैं, स्लेवरी. ठीक है. एक एग्जाम्पल दे रखा है छोटा सा, अगस्तस के टाइम का. द किंग अगस्तस, जब अगस्तस किंग थे उन्होंने बताया कि सिर्फ इटली की पॉपुलेशन उस समय 7.5 मिलियन थी. ठीक है. उस 7.5 मिलियन पॉपुलेशन के अंदर से देयर वर टोटल 3 मिलियन स्लेव्स. अब सोचिए, अंदाज़ा लगाइए आप कि पूरे रोमन एम्पायर में कितने होंगे. कि 7.5 मिलियन लोगों के पॉपुलेशन में 3 मिलियन लोग क्या थे, सिर्फ स्लेव्स थे. ठीक है. तो मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, से इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ दे वर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द रोमन एम्पायर. ठीक है. अब एक छोटा सा एक कंपैरिजन आ रहा है. ठीक है. स्लेव्स रखना बहुत ही महंगा पड़ता था. ठीक है. स्लेव्स के लगते थे मार्केट से स्लेव्स खरीद के लाओ, बोली लगाओ, बोली लगाकर जो हाईएस्ट बीडर होता था उसको वो स्लेव मिल जाता था. ठीक है. एक बार खरीद के लिया, ये था वन टाइम इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. बट उसको स्लेव को घर पे रखना ताउम्र. ठीक है. टिल इज डेथ, घर पे रहेगा, उसको खाना भी खिलाना पड़ेगा, बीमार पड़ गया तो और खर्चे भी देने पड़ेंगे. ठीक है. तो स्लेव्स थोड़े महंगे पड़ने लग गए. तो उन्होंने फिर एक सिस्टम स्टार्ट हुआ हायर्ड वर्कर्स का. हायर्ड मतलब जिनको एक दिन के लिए जितना अपना काम है, 2 दिन का काम है, 2 दिन के लिए उसको हायर करके ले आए और अपने काम करा लिया, पेमेंट दे दी उसकी और उसको भेज दिया. ठीक है. तो हायर्ड वर्कर्स वर्सेस द स्लेव्स. ठीक है ना. तो ज़्यादा लोगों का फिर झुकाव धीरे धीरे किसमें हो गया, हायर्ड वर्कर्स की तरफ से हो गया. क्यों? क्योंकि जो स्लेव्स थे उनको फेड करना पड़ेगा, उनको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. कोई इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया तो भी स्लेव है, घर बैठा बैठा वो तो खाना तो खाएगा, खाना खाएगा तो खर्चा होगा. ठीक है. तो इस तरह से उन्होंने इस पे थोड़ा सा फिर कम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया. दे बिगेन टर्निंग इनटू दैट हायर्ड वर्कर्स. ठीक है. जैसे आज भी अपन अपने घरों में कोई काम कराते हैं तो हायर्ड वर्कर्स लाते हैं. ठीक है. पर डे के हिसाब से 400 या 500 रुपये उनको देते हैं. ठीक है. फिर अपने शाम को घर चले जाता है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है अपनी. ठीक है ना. फिर बहुत सारे स्लेव ऐसे होते थे इस टाइम में, फिर लोगों ने खर्चा कम करने के लिए क्या कर दिया, कुछ मालिकों ने स्लेव्स को फ्री कर दिया. तो उन फ्री हुए लोगों को उन्होंने क्या नाम दिया, फ्रीड मैन नाम दिया. ठीक है. और कुछ तो लोग ऐसे थे जिनको फ्री किया गया स्लेव्स को, उन फ्री किए हुए स्लेव्स को मालिकों ने, जो बड़े बड़े स्टेट मैनेजर्स थे, उन्होंने क्या कर लिया, उनको अपने बिजनेस में पार्टनर भी मिला लिया. कोई भी काम था, ठीक है, कोई भी स्टेट है उसके अंदर उन्होंने उसको क्या कर लिया, पार्टनर भी बना लिया. तो वो कौन थे, नाम आता था उनका फ्रीड मैन. फ्री मतलब स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट. ठीक है. तो फ्रीड मैन हो गया. ठीक है ना. फिर एक राइटर थे कोलोमिला. ठीक है. साउथ ऑफ स्पेन के राइटर थे. उन्होंने लिखा इस स्लेवरी के बारे में. ठीक है. और क्या लिखा कि हर एक एग्रीकल्चर जो एक फार्मर है उसको अपने पास इम्प्लीमेंट्स और टूल्स क्या हो गया, औजार. वो औजार जो अपने खेतों में काम में आते हैं उसका रिजर्व स्टॉक रखना पड़ेगा. ठीक है. रिजर्व स्टॉक रखता है तो एक साथ हायर्ड वर्कर्स को लाया. ठीक है ना. और एक ही दिन में फटाई या 2 दिन, जो भी मान लीजिए आप एग्जाम्पल, फटाफट काम अपना करवा लिया. अगर स्टॉक नहीं है, इम्प्लीमेंट ही नहीं है, ठीक है, टूल्स ही नहीं है, तो काम किससे करवाएगा. तो ये भी पक्ष में था एक तरह से हायर्ड वर्कर्स के. ठीक है. फिर
सुपरविजन शुड बी देयर, इसने क्या कहा था कि हर एक काम का क्या होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, ठीक है। और सुपरविजन के लिए इसने क्या कहा कि देख रेख, सुपरविजन क्या होता है, देख रेख। तो इसने क्या कहा कि जो भी ये वर्कर्स हैं उनको 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और उनको एक साथ रखो, 10 का एक ग्रुप, ठीक है। और उस 10 के ग्रुप के ऊपर एक क्या होना चाहिए, सुपरवाइज़र होना चाहिए, जो ये देखे, सर्विलेंस रखे कि काम वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई काम चोरी तो नहीं कर रहा, ठीक है, जो भी है वो देखना है, ठीक है ना। तो ग्रुप इनटू गैंग्स और टीम्स ऑफ 10 मेंबर्स, ठीक है। तो ये उसने ऐसा कहा था। फिर एक और राइटर थे, नाम था उनका प्लिनी द एल्डर। क्या नाम था, प्लिनी द एल्डर, ठीक है। उन्होंने एक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। उन्होंने इसको कंडेम किया, कंडेम किया होता है क्रिटिसाइज करना, किसको, द यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स, जो स्लेव थे उनके गैंग्स को, गैंग बनाकर 10-10 की, ठीक है, उसको यूज़ करना उन्होंने इसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनको गैंग में 10 के लोगों जो होती थी, गैंग होती थी, ग्रुप होता था, उसको वो चेन से बांधते थे आपस में, पैरों को चेन से बांध दिया और उनसे वो काम कराते थे। तो हम सोच सकते हैं कि चेन से बंधा हुआ आदमी बेचारा कैसे काम करेगा। तो उनकी कंडीशन बहुत ही क्या होती थी, मिजरेबल होती थी, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या था कि जो भी वर्कर्स आते थे उनके ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है, वो आते थे। तो जब भी कोई वर्कर है इंडस्ट्री के अंदर घुस रहा है काम करने के लिए, तो उसको एक वहाँ पे घुसने से पहले एक एप्रॉन टाइप का पहनना पड़ता था, और उस एप्रॉन पे वो क्या करते थे, अंदर जाते थे तो उसके ऊपर वो सील लगा देते थे कोई भी एक कम, वो इंडस्ट्री वाले, ठीक है। और बाहर जाने के समय वापस उसको एप्रॉन वो उतार कर जाना पड़ता था, ठीक है ना। तो ये इसलिए भी था कि अंदर से कोई सामान वगैरह बाहर नहीं ले जाए, जो भी है, ठीक है, कोई दूसरा वर्कर ना आ जाए ऐसे फालतू का, जो भी है, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए। डेप्ट बॉन्ड, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जा था, वर्कर्स थे बेचारे, स्लेव थे, काम था नहीं, पैसे थे नहीं, तो मुश्किल होती थी, तो बेचारे कर्जा लाते थे, ठीक है। और जिन्होंने एक बार कर्जा ले लिया किसी बड़े आदमी से, वो उसका क्या बन गया, स्लेव बन गया, उसको आसानी से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। बहुत बार तो जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया फॉर द टर्म ऑफ 25 ईयर्स की, 25 ईयर्स तक बेच वो रखेगा उनके पास, ठीक है। और वो अपने पेरेंट्स के पैसे लिए हुए चुकाएगा 25 साल तक, ठीक है, काम कराएगा, और वो कभी कभार ही चुक पाते थे, ठीक है। तो एक लगभग एक कंडीशन तो अपने इंडिया के अंदर भी थी उस समय सोसाइटी के अंदर। हम जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। शूद्राज की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ठीक है। तो सेम लगभग कंडीशन है यहाँ पे भी होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एक सोशल हायरार्कीज़। हायरार्की होती है वही हायरार्की जो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 सोशल ग्रुप्स, ठीक है। सबसे ऊपर ऊपर था ब्राह्मण्स, फिर थे वैश्यास, फिर थे ब्राह्मण्स, फिर थे क्षत्रियास, ठीक है, फिर वैश्यास एंड शूद्रास। सबसे लोअर कैटेगरी के थे कौन, शूद्रास। सबसे टॉप कैटेगरी के थे ब्राह्मण, ठीक है ना। तो वैसे ही सोसाइटी डिवाइड की गई थी रोमन एम्पायर की, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो अर्ली एम्पायर था, अपन बात कर चुके हैं अर्ली एंड लेट एम्पायर। रोमन एम्पायर को हिस्टोरियंस ने अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक का नाम अर्ली एम्पायर था, स्टार्टिंग वाला 3rd सेंचुरी तक, उसके बाद वाला था लेट एम्पायर। तो अर्ली एम्पायर में सोसाइटी 5 पार्ट्स में क्या थी, डिवाइडेड थी। फर्स्ट था टॉप पे सीनेटर्स, ठीक है, बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में अपन सीनेटर्स की। सेकंड में था इक्विस्टेरियन क्लास, ठीक है। थर्ड में थे द रेस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है ना। फिर थे लोअर क्लास के लोग जिसमें सर्कस में काम करने वाले, प्लेस में काम करने वाले लोग थे। और लास्ट कैटेगरी सबसे बुरी वाली होती वो थे स्लेव्स की, ठीक है ना। तो ये 5 अलग अलग क्या थे, सेक्शन से थे। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ 3rd सेंचुरी के आते आते, ठीक है। जो फर्स्ट एंड सेकंड थे, जो टॉप वाले सीनेटर्स एंड इक्विस्टेरियन क्लास वाले, उन दोनों को एक जगह मिला दिया गया और दोनों और मिलकर वो एक ही कहलाई, क्या नाम कहलाई, वो एरिस्टोक्रेसी नाम कहलाई, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा बहुत क्या आ गया, चेंजेस आ गए, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इन लोअर क्लास के लोगों की। सबसे ज़्यादा संख्या मेजोरिटी थी किसकी, इन स्लेव्स की या लोअर क्लास के लोगों की थी, ठीक है। सारा लेबर फोर्स चलता था किससे, इन्हीं लोगों से चलता था, लोअर क्लास के लोगों से। बड़े बड़े स्टेट्स में काम करना, इंडस्ट्रीज़ में काम करना, माइनिंग में काम करना, ठीक है।
और जो इकोनॉमी थी इस रोमन एम्पायर की वो इन्हीं स्टेट्स, इंडस्ट्रीज़ और माइनिंग के ऊपर ही टिकी हुई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। फिर बात करते हैं अपन मॉनेटरी सिस्टम का, ठीक है। जो यहाँ का मॉनेटरी सिस्टम था इट वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द सिल्वर, ठीक है। और सिल्वर आता कहाँ से था इनके पास, स्पेन से, स्पेनिश बहुत सारी माइंस थी, ठीक है। उन माइंस के अंदर से सिल्वर लाते थे और सिल्वर के बने हुए सिक्के वो चलाया करते थे, ठीक है। फिर थोड़ा चेंज आया जब किंग आया मेन इन रोमन एम्पायर का, कॉन्स्टेंटाइन। कौन था? कॉन्स्टेंटाइन। उसने गोल्ड कॉइन्स चलाए। कितने क्या चलाए? गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। और जब गोल्ड कॉइन्स चलाए उनको पूरे एम्पायर में सेपरेट किया, तो सैलरी भी देते किसी में थे, वो गोल्ड में दिया करते थे। और जिन लोगों को अच्छी जो ब्यूरोक्रेटिक लोग थे, ठीक है, जो उनको सैलरी मिलती थी गोल्ड के अंदर, उस गोल्ड को फिर वो क्या करते थे? इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट किसके अंदर? बाइंग द एसेट्स लाइक द लैंड। कहीं भी कोई ज़मीन ले ली, ठीक है, और चीज़ ले ली, तो उसके अंदर से उसको खर्च कर लिया करते थे, ठीक है ना। तो एक सिस्टम अच्छा हो गया। पहले सिल्वर था, अब क्या आ गया? गोल्ड पे चलने लग गया मॉनेटरी सिस्टम। फिर बात करते हैं अपन करप्शन की, ठीक है। तो करप्शन भी अपन आज भी अपने सोचते हैं या देखते हैं कि अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा करप्शन है, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे। तो उस समय करप्शन था मेनली दो फील्ड्स में, एक था जुडिशियल सिस्टम के अंदर और एक था मिलिट्री सप्लाईज़ के अंदर। सेना अपन पढ़ चुके हैं, इस रोमन एम्पायर की सेना बहुत बड़ी थी, पेड आर्मी थी, कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी, ठीक है, और 25 साल तक सेवा करनी पड़ती थी हर एक जने को, ठीक है ना। तो उसमें जो सप्लाई होती थी अनाज की, हथियारों की, उसमें भी बहुत बड़ा क्या था? करप्शन था, ठीक है। और न्यायपालिका, जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी थोड़ा बहुत करप्शन था, ठीक है ना। अब लास्ट टॉपिक जो आ रहा है इसका है वो लेट एंटीक्विटी। लेट एंटीक्विटी होता है, लेट मतलब आखिरी, एंटीक्विटी होता है समय, आखिरी समय, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन जो किंग था उसने कुछ चेंजेस किए अपने एम्पायर के अंदर। पहला चेंज इसने क्या किया? क्रिश्चियनिटी को इसने ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। किसको? क्रिश्चियनिटी वाज मेड एज द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द रोमन एम्पायर, ठीक है। दूसरा इसने गोल्ड के बात की थी अपने, गोल्ड कॉइन चलाए थे, ठीक है। सॉरी, गोल्ड कॉइन चलाए इसने। 4.5 ग्राम का एक कॉइन चलाया, उसको उसने नाम क्या दिया? सॉलिडस। क्या नाम दिया? सॉलिडस। 4.5 ग्राम का एक प्योर गोल्ड का कॉइन चलाया, ठीक है। फिर एक थर्ड काम इसने जो नया किया, एक नया इन्वेशन किया, वो था एक इसने नई कैपिटल बनाई। कहाँ पे? प्रेजेंट डे जो आज इस्तांबुल है, इस्तांबुल इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की, ठीक है। उसको उसने नाम दिया कॉन्स्टेंटिनोपल। अपने नाम के ऊपर नाम रखा, ठीक है, फाउंडेड बाय कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। तो नाम था उसके कॉन्स्टेंटिनोपल। एक नई कैपिटल उसने बसा ली वहाँ पे, ठीक है। तो ये इसने नए काम 3 किए थे, ठीक है। इसके अलावा जो सोसाइटी थी यहाँ की बहुत ही डाइवर्सिटी वाली थी। अब हम देख चुके हैं कि यूरोप सबसे अलग है, अफ्रीका अलग होगा, अफ्रीका नॉर्थ पार्ट अलग होगा, वो गर्म है, यूरोप ठंडा है, ठीक है। बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ थी, लैंग्वेज की, फूड हैबिट्स की, ठीक है, कल्चर की, रिलीजन की, हर तरह की। बहुत सारे यहाँ पे लोग थे जो मोनोलिथ एक तरह से अपन कह सकते हैं कि एक भगवान को मानने वाले थे। बहुत सारे थे वो बहुत सारे भगवानों को मानते थे, ठीक है। तो इसमें बहुत बार आता है अलग अलग तरीके से कि पॉलीथिस्ट एंड मोनोथिस्ट, ठीक है। तो मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स मोर देन वन, ठीक है ना। तो बहुत सारे इनके वो थे गॉड्स थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, ठीक है, मार्स, बहुत सारे टेम्पल्स थे, हज़ारों श्राइन्स थे अलग अलग, ठीक है। तो जहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं की होती थी पूजा होती थी, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे जब क्रिश्चियनिटी बढ़ने लग गया तो जो बिशप्स थे उनकी पावर बढ़ती चली गई और एक सिंगल धर्म की तरफ उनका रुख होने लग गया, ठीक है। अब आखिरी समय की और बात करें अपन, जर्मनिक ट्राइब्स, ठीक है। ये एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ? वर्ल्ड का 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। सबसे पहले डिक्लाइन का जो रीजन था वो था जर्मनिक ग्रुप्स। जर्मनी के आसपास जो राइन और डेन्यूब जो रिवर्स थी उनके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स थे, अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स थे। नाम था गोथ्स, वंडाल्स, लोम्बार्ड्स, ठीक है। उन्होंने रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ दी, ठीक है। और बहुत सारे एरियाज़ जो वहाँ के थे उसको उन्होंने क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। तो उन एरियाज़ को नाम, जो नए किंगडम्स बने इनके, उनको नाम दिया गया पोस्ट रोमन। क्या नाम दिया गया? पोस्ट रोमन, ठीक है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न था इसके डिक्लाइन हुआ था
अरेबिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर इस्लाम का एक्सपेंशन होना अंडर मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद के अंडर में, ठीक है, अरेबिया के अंदर इस्लाम का एक्सपेंशन होना और इस्लामिक एम्पायर इस्टेब्लिश होना, ठीक है। और इस इस्लामिक एम्पायर इस्टेब्लिश होने को आज अपने जो हिस्टोरियंस हैं क्या बोलते हैं, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। नया नया धर्म था इस्लाम, ठीक है, कैसे फैला, कैसे मक्का मदीना से बढ़कर आगे वो और जगह तक फैला, किंगडम इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल क्या था, वो रेवोल्यूशन है था, जो आज तक अपने एंशियंट वर्ल्ड में हिस्ट्री में नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से इस्लाम के जो लोग थे, किंग्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे जो एरियाज़ थे इसके रोमन एम्पायर के, वो उन्होंने कैप्चर कर लिए, ले लिए, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और थर्ड जो रीज़न था इसके डिक्लाइन होने के पीछे वो था ससानियंस, द डायनेस्टी ऑफ द ईरान। इनका जो राइवल था, पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में अपन, जो इनका सबसे मेन राइवल था कौन, ईरान, ठीक है, इनका पड़ोसी। तो वहाँ पे डायनेस्टी थी ससानियंस ने भी इनके जो ईस्टर्न जो पार्ट था, ठीक है, यूफ्रेटिस रिवर के आसपास वाला, वो वहाँ पे उन्होंने फ्रांसिस को इन्वेट किया, लड़ाई लड़ी वहाँ पे, आक्रमण किया और जीत लिए। तो ये भी इनके लिए थ्रेट था, ये थे तीनों मिलाकर। इसकी वजह से धीरे धीरे एम्पायर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया आफ्टर द 6th सेंचुरी, ठीक है। और इस तरह से वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर फर्स्ट सेंचुरी चलता जो आ रहा था, वो 6th सेंचुरी में आते आते क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सो दिस वाज द चैप्टर रोमन एम्पायर एंड नेक्स्ट विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द इस्लामिक एम्पायर। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।